डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं कि जब भी दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हो सेम लाइन के अलॉन्ग, तो उनकी सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स बनती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रिंग को एक साइड से फिक्स कर देता हूँ, अब इस साइड से मैं इसमें अगर वेव प्रोड्यूस करता हूँ तो ये वेव राइट की तरफ ट्रैवल करेगी। जब ये वेव यहाँ बाउंड्री पे पहुंचेगी तो इस बाउंड्री के साथ ये क्या होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्रस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ में, और वापस हमें ट्रफ मिलेगा। इस तरह इधर से जो ट्रफ होगा वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रस्ट ट्रफ में। तो इस तरह स्ट्रिंग में दो वेव्स ट्रैवल कर रही होंगी, एक राइट की तरफ और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव लेफ्ट की तरफ। अब इन दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन से हमें क्या मिलेंगी, स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। तो जब भी दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन के लॉन्ग ट्रैवल कर रही हो तो उनकी सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो स्टेशनरी वेव पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होता है कि इसमें स्टेशनरी वेव्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रिंग की वो ज़ीरो होती है। इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो नोड्स और एंटी नोड्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉइंट्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव which show permanently zero displacement are called nodes, और एंटी नोड्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉइंट्स ऑफ स्टेशनरी वेव which show maximum displacement are called एंटी नोड्स। अब हम स्टेशनरी वेव्स की वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। स्टूडेंट, इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि एक स्लिंकिंग स्प्रिंग है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक क्रस्ट क्रिएट करते हैं जो राइट की तरफ ट्रैवल करता है। अब दूसरे फिक्स एंड के साथ जब ये इनकाउंटर करता है तो वहाँ से ये एज ए ट्रफ रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि हमारे पास इस स्प्रिंग में दो वेव्स हैं, एक इंसिडेंट है और दूसरी रिफ्लेक्टेड है। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हम इस सेटअप को कंसिडर करते हैं जिसके ये दोनों एंड फिक्स्ड हैं और बीच में एक स्ट्रिंग अटैच की हुई है। अब ये एंड भी फिक्स है, इसका ये एंड भी फिक्स्ड है और बीच में यहाँ पे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमने एक वेट की मदद से हैंग किया हुआ है और इसलिए ये वेट आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अब हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर की मदद से इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर पे एसी की जो फ्रीक्वेंसी शो हो रही है वो 15 हर्ट्ज शो हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है इस स्ट्रिंग की वो 15 हर्ट्ज है और आपको देखने में एक लूप दिखाई दे रही है। अब इसका ये एंड पे नोड बन रहा है और इस एंड पे भी नोड बन रहा है, जबकि अगर आप बीच में देखें तो आप देखिए कि ये जो मिड पॉइंट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक एंटी नोड बन रहा है। तो यहाँ पे आपको दो नोड्स और एक एंटी नोड दिखाई दिए। अब ये ऑसिलेटर इसलिए ये जो आपको डिजिटल डिस्प्ले है ये आपको वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसलिए कि एलसीडी डिस्प्ले जो होता है वो परमानेंटली ऑन नहीं है, तो वो ऑन ऑफ होता रहता है। तो जब आप स्लो मोशन में इसको देखोगे तो ये आपको ऑन ऑफ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी हमने इसको वीडियो इफेक्ट की वजह से फिक्स कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने तीन फ्रीक्वेंसीज पे ऑसिलेशंस कर रहे हैं। एक 15 हर्ट्ज जिसमें आपको एक लूप दिख रही है, एक 30 हर्ट्ज इसमें अगर आप देखें तो आपको दो लूप्स दिख रही हैं, एक ये एंटी नोड बन रहा है और एक ये एंटी नोड बन रहा है, और एक 45 हर्ट्ज इस पे तीन एंटी नोड्स बन रहे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली फिगर में एक एंटी नोड है सेंटर में, दूसरे में दो और तीसरे में तीन। तो यानी कि पहले केस में एक लूप बन रही है, दूसरे में दो और तीसरे में तीन लूप्स बन रही हैं। तो इस तरह स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि मैं एक वेव प्रोड्यूस करता हूँ और वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि एक वेव ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है स्ट्रिंग में और दूसरी इन्वर्ट होके इस तरफ आ रही है। देखिए आपको दोनों वेव्स नज़र आ रही हैं, और जब हम दोनों को इकट्ठा प्ले करते हैं तो आपको इस तरह का स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न दिखाई देता है। अब इस डायग्राम में आपको तीन वेव्स दिख रही हैं। जो ब्लू है ये इंसिडेंट वेव है, रेड जो है रिफ्लेक्टेड वेव है और जो ब्लैक वेव है ये इनका रिजल्टेंट है।
अब स्ट्रिंग में हमें ब्लू और रेड तो दिखाई नहीं देती, सिर्फ ब्लैक वेव दिखाई देती है। अब ये इंसिडेंट वेव थी आपके पास ब्लू वाली, ये जो ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है, और ये जो रेड वेव है ये वो वेव है जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है फिक्स एंड से, और ये इन्वर्टेड भी है। अब जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो हमें ना तो ब्लू दिखाई देती है ना रेड, बल्कि हमें इनका जो रिजल्टेंट है हमें ब्लैक वेव दिखाई देती है, जो कि स्टेशनरी वेव है। अब अगर आप इस वेव के कुछ पॉइंट्स को देखें तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। मतलब जब ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं, यानी कि जैसे कि इस फिगर में रेड और ये ब्लू आउट ऑफ फेज है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, तो जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपको हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है, तो इसमें टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी कि ब्लू वेव हर पॉइंट पे रेड वेव को कैंसिल। और इसी तरह जब रेड और ब्लू एक दूसरे में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, जैसे कि इस केस में, तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाई देता है रिजल्टेंट वेव का, तो ब्लैक वेव का आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। और इसी तरह जब फिर मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के दरमियान कोई भी इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट पे क्या होता है, आपको जो रिजल्टेंट वेव है उसका इस तरह का डिस्प्लेसमेंट दिखाई देती है। बट याद रखिएगा ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके नोड्स हैं। अब इस पॉइंट पे आप नोट करें कि इसका एम्पलीट्यूड अगर लेट्स सपोज 2 है, तो ब्लू वेव का -2 होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। अब इन पॉइंट्स में देखें तो इनमें रेड और ब्लू का एम्पलीट्यूड दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे में ऐड होती हैं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिल रही है। और इसी तरह इस पॉइंट पे भी जो रेड और ब्लू है इनमें टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही, आपको कोई ना कोई एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह कि ये जो रिजल्टेंट वेव हमें दिखाई दे रही है ये बेसिकली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है उसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। अब यहाँ पे देखें कि जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कलर वाले ये नोड्स हैं, जबकि जो पिंक कलर वाले 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट्स हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं, ये एंटी नोड्स हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आपने ये सीखा कि बेसिकली स्टेशनरी वेव दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं कि लाइन के लंग उनकी सुपरपोजिशन से बनती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये सीखा कि जो स्टेशनरी वेव है वो एक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनती है। अब जिन पॉइंट पे परमानेंटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो नोड्स कहलाते हैं, और जिन पॉइंट्स पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो सकती है, वो ज़ीरो भी होती है बट वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, उनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। ये नोड्स और एंटी नोड के पैटर्न से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। अब हम देखते हैं कि नोड और एंटी नोड्स के दरमियान, या दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान, दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान, या नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो पूरी एक वेव होती है, यानी कि नोड, लेट्स सपोज इस नोड को मैं कह देता हूँ नोड 1, लेट्स सपोज इसको मैं नोड 1 कह देता हूँ, ये मेरे पास नोड 2 आ गया और ये मेरे पास नोड 3 आ गया। इसको एंटी नोड 1 कह देता हूँ, इसको मैं एंटी नोड 2 कह देता हूँ और ये मेरे पास एंटी नोड 3 है। तो इस डायग्राम में आपको जो है 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब नोड 1 और नोड 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये पूरी एक वेव की लेंथ के बराबर है, तो लिहाजा एक वेव की जो लेंथ होती है उसे हम लेम्डा कहते हैं। अब अगर आप देखें कि नोड 2 जो है वो नोड 1 और नोड 3 के एग्जैक्टली मिडल में लाई कर रहा है, तो लिहाजा कि नोड 1 और नोड 2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये इस वेव लेंथ लेमडा का हाफ होगा, यानी n1 और n2 के दरमियान ये जो फासला होगा ये लेमडा बाय 2 होगा। तो हमें ये देखा कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो लेमडा बाय 2 होता है।
इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो एंटी नोड 1 है, ये एग्जैक्टली नोड 1 और नोड 2 के मिड में लाई कर रहा है। तो लिहाजा ये जो एंटी नोड 1 और यानी एंटी नोड A1 और N2 में यानी कि इस इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा ये लेमडा बाय 2 का हाफ यानी लेमडा बाय 4 होगा। मीन्स कि ये डिस्टेंस लेमडा बाय 4 होगा। इसी तरह A1 और N1 के दरमियान डिस्टेंस भी लेमडा बाय 4 हुआ। तो लिहाजा हमें ये पता चला कि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो लेमडा बाय 4 होता है। तो सो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा बाय 4 होता है। अब अगर मैं इसी तरह ये जो N2 है और ये जो A2 है इनके दरमियान डिस्टेंस देखूं तो ये भी लेमडा बाय 4 होगा। अब अगर मैं A1 और A2 के दरमियान डिस्टेंस देखूं यानी कि एंटी नोड 1 और एंटी नोड 2 के दरमियान तो ये डिस्टेंस जो होगा अब क्योंकि ये लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 4 जो कि लेमडा बाय 2 होता है कि लेमडा बाय 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी लेमडा बाय 2 होता है। तो लिहाजा दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस भी लेमडा बाय 2 होता है, दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस लेमडा बाय 2 होता है, जबकि नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला जो होता है ये लेमडा बाय 4 होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्टेशनरी वेव्स में जो होता है कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी तब ट्रांसफ़र होती हैं जब पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो मूव कर रहे हों। अब स्टेशनरी वेव में क्योंकि जो नोड्स होते हैं ये परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, ये मूव नहीं करते, तो इसलिए एनर्जी इनके दरमियान ट्रैप हो जाती है। यानी कि ये दो नोड्स के दरमियान एनर्जी क्या होगी? ट्रैप हो जाएगी। इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि द नोड्स ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट सो द एनर्जी कैन नॉट फ्लो पास्ट दीज पॉइंट्स। Hence, energy remains standing in the medium between the nodes, although it alternates between potential and kinetic. यानी कि दो नोड्स के दरमियान जो एनर्जी है ये ट्रैप हो जाती है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि जो स्ट्रिंग है जब मीन पोजीशन पे पहुंचती है तो उसकी सारी एनर्जी काइनेटिक बन जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी पोटेंशियल। तो ये जो एनर्जी है पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन ये नोड्स को पास नहीं कर सकती। Thank you very much.